नहीं है, फिर भी पाकिस्तान को एफएटीएफ के अगले सेशन तक ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया गया। पाकिस्तान तो एफएटीएफ से निकलना चाह रहा था, लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ टर्की जो है उसको भी एफएटीएफ में डाल दिया गया है। अगर आपको याद हो कि भारत के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, जनाब जयशंकर साहब, उन्होंने कहा था एक दफा कि आज पाकिस्तान एफएटीएफ में है, दिस इज बिकॉज ऑफ अस। हमारे मुल्क का तमाशा बन रहा है और आप इतने आराम से ट्विटर पे बैठ के ऐसे कमेंट्स कर देते हैं जिसको इंडियन ट्रोल्स उठा के आपकी जुबान से कहलवाते हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों वीडियो का इंट्रो और थंबनेल देख के आपको वीडियो का टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर ले। मिलते हैं आपसे इस वीडियो के एंड में। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि पाकिस्तान तो एफएटीएफ से निकलना चाह रहा था, लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ टर्की जो है उसको भी एफएटीएफ में डाल दिया गया है। और क्योंकि पाकिस्तान और टर्की के बड़े अच्छे ताल्लुकात समझे जाते हैं, बड़ी अच्छी बायलैटरल रिलेशंस हैं, पॉलिटिकल कोऑपरेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, फिर मिलिट्री डिफेंस के हवाले से अच्छे ताल्लुकात हैं, तो ये एक ऐसी चीज हुई है जिसको थोड़ा समझने की जरूरत है कि टर्की को क्यों डाल दिया गया। हमें तो डालने की समझ आई। अगर आपको याद हो कि भारत के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, जनाब जयशंकर साहब, उन्होंने कहा था एक दफा कि आज पाकिस्तान एफएटीएफ में है, दिस इज बिकॉज ऑफ अस। लेकिन मजे की बात यह है कि जब आप एफएटीएफ की इंतजामिया से सवाल किया गया कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ये कहते हैं कि पाकिस्तान एफएटीएफ में भारत की वजह से, तो उन्होंने कहा कि ये मैं इस पे तो कमेंट नहीं करूंगा कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि एफएटीएफ एक टेक्निकल बॉडी है, सो एंड सो। अब पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो टेक्निकली उन्हीं रीजंस की वजह से एफएटीएफ में रखा जा रहा है जो भारत कह रहा है। और टर्की एक बहुत बड़ा मुल्क है और उसको जो डाउनग्रेड किया गया है, ये एक बड़ी डेवलपमेंट समझता हूँ। आज टर्की को डाल रहे हैं क्योंकि टर्की S-400 ले रहा है। ऑब्वियसली टर्की यूरोप को भी आंखें निकालता है। टर्की जो है वो एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी भी रख रहा है। मौलाना फजलुर रहमान के लास्ट धरने में क्या कुछ हुआ था, आई कांट इवन रिपीट इट हियर। तो दोनों साइड्स ने ग्रोसली एक दूसरे को ह्यूमिलिएट की है और ये बहुत गलत है। मैं राजा साहब की बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। हमारे मुल्क का तमाशा बन रहा है और आप इतने आराम से ट्विटर पे बैठ के ऐसे कॉमेंट्स कर देते हैं जिसको इंडियन ट्रोल्स उठा के आपकी जुबान से कहलवाते हैं। फिर जब वो हमदुल्ला मुहिब को जाके इन्होंने गले लगाया, घर में बिठाया, हमें वो हमारे मुल्क के बारे में क्या कह के गया था। जब ये वजीरा, इनको इतने ख्याल नहीं है अपने मुल्क का। नहीं है, फिर भी पाकिस्तान को एफएटीएफ के अगले सेशन तक ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया गया है। क्या कहेंगे आप जाना साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पिछली दफा भी शाह महमूद कुरैशी साहब ने खास तौर पे कहा था कि ये फैसले सियासी हैं इनके, और ये अदारा सियासत की बुनियाद पे चल रहा है। ये कोई कानूनी या टेक्निकल कोई इनके इश्यूज नहीं है जिनकी बुनियाद 27 पॉइंट उन्होंने दिए थे। 27 में से तकरीबन 26 पे पूरा अमल हो चुका था और 27वें पे किसी हद तक थोड़ा सा अमल था। अब वो भी मेरा ख्याल है किसी हद तक मुकम्मल हो गया है, 19-20 शायद रह जाए। लेकिन असल चीज ये है कि एफएटीएफ चूंकि एक ऐसा अदारा है जो कि मगरबी कुव्वतें उसको अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल करती हैं, तो वो किसी भी मुल्क को जिसको वो आर्म ट्विस्टिंग करना चाहें उसको वो इस तरह का कोई उनके लिए बहाना ढूंढ के पीछे लग जाएं। अब देखिए कि पिछले साल भारत के 40 बैंकों को फाइनेंशियल मॉनिटरिंग के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के इंस्टीट्यूशंस, उन्होंने 40 बैंक आइडेंटिफाई किए भारत के जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थे। उनमें से बाज ट्रांजैक्शन इतने मशकूक थे कि उनका ख्याल था कि ये वाकई टेरर फंडिंग हुई। फिर पाकिस्तान ने डोजियर दिया जिसमें कि हमने वो बैंकों की रसीदें तक दी जो उन्होंने फंडिंग की हुई थी, टेरर फंडिंग। लेकिन और कलभूषण का भी आप देखिए, उसकी भी टेरर फंडिंग की हुई थी। लेकिन भारत को चूंकि उन्होंने नहीं लाना था, नहीं किया उन्होंने। पाकिस्तान के लिए कोई सबूत, कोई शवाहिद नहीं, लेकिन जमात-उद-दावा को या जैश मोहम्मद को, इनको यूनाइटेड नेशन से टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करवा के तो पाकिस्तान पे दबाव डालना शुरू कर दिया कि आप टेरर फंडिंग होके। बहरहाल मैं इसको यूं देखता हूं कि पाकिस्तान ने
बहुत मेहनत से काम किया, उससे हमारे अपने कवानीन बेहतर हो गए, हमारे अपनी इकोनॉमी में इसका फर्क पड़ा, इसलिए कि जो रेमिटेंसेज आ रही थी बाहर से, वो पहले हुंडी वगैरह के जरिए आती थी, अब बैंकों के जरिए आ रही हैं, आपको फॉरेन एक्सचेंज मिल रहा है और फॉरेन एक्सचेंज गवर्नमेंट के पास आ रहा है, आपके रिजर्व बढ़ रहे हैं, तो इससे फायदा हुआ है। और उसके अलावा वैसे भी टेरर फंडिंग को चेक करना हमारे लिए निस्बतन आसान हो गया। तो मैं प्राइमरीली इसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, लेकिन ये ज़हन में रखिए कि आपको ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा आइंदा भी। ये वो कहेंगे कि जनाब हमने आपकी रिपोर्ट देख ली, लेकिन अब हम जाके वहाँ पे पाकिस्तान जाके तो वेरिफिकेशन करेंगे। आइंदा भी ग्रे लिस्ट में आप कह रहे रखा जाएगा अभी? हाँ, वो वेरिफिकेशन के चक्कर में आपको डाल देंगे, उसमें फिर कोई नुक्ता निकाल देंगे। तो ये चलता रहेगा सिलसिला, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजों पे अमल कर दिया, तो ब्लैक लिस्ट में तो डाल नहीं सकते, कोई जवाब नहीं है, लेकिन ग्रे का बहाना ढूंढते रहेंगे और इसी तरह आपके ऊपर प्रेशर रखेंगे, जिस तरह IMF में भी आपको लटका के रखा।